गरीब सचिन इंदौर में आइसक्रीम बेचता था। सचिन रात 11 बजे तक आइसक्रीम बेचता, फिर फैक्ट्री में अपनी आइसक्रीम गाड़ी जमा करने के बाद घर लौटता। उसके छोटे से घर में उसका बड़ा परिवार रहता था, उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े पिता। ये लो दीपक और रचना, तुम्हारी आइसक्रीम। हुर्रे, मुझे मिली है वेनिला वाली और मुझे मिली है चॉकलेट वाली। खाने के बाद दांत जरूर साफ करना, वरना दांतों में कीड़े लग जाएंगे। गीता, खाना ले आओ। सब्जी तो आज खत्म हो गई। वीरपुर वाली चाची आ गई थी। एक तो वैसे ही हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, ऊपर से मेहमान टपक जाते हैं। रोटियां रखी हैं। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सब्जी उनके भाग्य में थी जो उन्होंने खा ली। तुम मुझे प्याज की चटनी दे दो। सचिन, मेरे लिए आइसक्रीम लाया कि नहीं? पापा, आप अपनी उम्र के हिसाब से चीजें खाया करिए ना। आइसक्रीम बूढ़े लोग नहीं खाते। बेटा, कई वर्ष बीत गए, कोई मीठा पकवान नहीं खाया। सोचता हूँ आइसक्रीम खाकर ही काम चलाऊं। आप चिंता मत करिए, मैं किसी दिन आपको गुलाब जामुन ला कर दूंगा। सचिन का घर इतना छोटा था कि आंधी बारिश आने पर सोने में दिक्कत हो जाती थी। मम्मी, आपकी टांग मेरे मुंह पर आ रही है। अगर मैं ज्यादा पीछे गई तो मेरा सिर दीवार से टकराएगा। और दीवार मजबूत नहीं है, तो मम्मी का सिर दीवार पार करके पड़ोस की पिंकी ताई के घर पहुंच सकता है। पापा, ऊपर एक मंजिल बनवा लीजिए। जब सारे लोग सोते हैं तो ओवरलैपिंग हो जाती है। बेटा, माँ के चरण स्पर्श करना अच्छी बात होती है, तो अभी कुछ महीने सहन कर लो। पैसे हो जाएंगे तो मैं ऊपर बनवा दूंगा। सचिन सुबह आइसक्रीम गाड़ी लेने अपनी फैक्ट्री में चला जाता था। बोलो, आज कितने का माल चाहिए? आज 2000 का माल डाल दीजिए। वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम बढ़ा देना। 2000 का नहीं, 3000 का ले जाओ। थोड़ी मेहनत करके बेच लेना। इस हफ्ते आइसक्रीम ज्यादा बन गई है। साहब, पर मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए हैं। रुपयों का हिसाब बाद में हो जाएगा, तुम अभी माल लेकर जाओ। सचिन पूरी दोपहरी सड़कों और बाजार में घूमता। आइसक्रीम वाला, वनीला, मैंगो, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी सब मिलेगी। बच्चों, जवानों, आ जाओ, दोपहर में ठंडक पालो। वनीला वाली आइसक्रीम कितने की है बेटा? 20 रुपए से वनीला फ्लेवर की शुरुआत है अम्मा। 2 रुपए वाली कोई आइसक्रीम नहीं है क्या? अम्मा, 2 रुपए की मेरे पास कोई आइसक्रीम नहीं है। थोड़ी सस्ती वाली भी आइसक्रीम रखा करो। गरीब लोग आइसक्रीम कैसे खाएंगे? हाँ? मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ अम्मा। आइसक्रीम की कीमत फैक्ट्री निर्धारित करती है, हम तो सिर्फ बेचते हैं। कुछ देर बाद एक लड़का सचिन के पास आया। भैया, मुझे एक ऐसी आइसक्रीम चाहिए जिसमें मैंगो, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तीनों मिक्स हो। ऐसी तो कोई आइसक्रीम नहीं आती, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो। तीनों आइसक्रीम खरीद लो और घर जाकर एक बर्तन में तीनों आइसक्रीम को मिक्स कर लेना। फिर वो तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम बन जाएगी। ठीक है, मुझे तीनों आइसक्रीम दे दो। रात में जब सचिन फैक्ट्री से लौट रहा था तो अचानक आइसक्रीम की गाड़ी का टायर फट गया। ओफो, लगता है आज फैक्ट्री पहुंचते पहुंचते 12 बज जाएंगे। सचिन गाड़ी घसीटते हुए बड़ी मुश्किल से फैक्ट्री तक पहुंचा। सचिन, तूने इतनी देर क्यों लगाई? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सुबह तू 1000 का माल एक्स्ट्रा लेकर गया था। चल पैसे ला। साहब, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन माल निकल नहीं पाया। आप चाहे तो माल वापस रख लीजिए। गाड़ी का टायर भी फट गया है, कल आप ठीक करा दीजिएगा। नहीं, माल वापस नहीं होगा। तुम्हें माल के पैसे तो चुकाने ही होंगे, साथ साथ फटे टायर के भी पैसे देने होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? टायर मेरी वजह से नहीं फटा, ये पुराना हो चुका था, शायद इसलिए फटा है। गाड़ी का रख रखाव और मरम्मत तो फैक्ट्री की जिम्मेदारी है। नहीं, फैक्ट्री इन सब छोटी मोटी चीजों का खर्चा नहीं उठाएगी। कल तुम्हें 1000 रुपए माल के और 1000 रुपए टायर के देने होंगे। सचिन उस दिन उदास होकर घर पहुंचा। पापा, आज हमारे लिए कौन सी आइसक्रीम लेकर आए? तुम दोनों क्यों रोजाना आइसक्रीम मांगते हो? जाकर सो जाओ। आज मैं कोई आइसक्रीम नहीं लाया हूँ। खाना खाते समय गीता ने सचिन से पूछा, आप बच्चों पर नाराज क्यों हुए? क्या आज कमाई नहीं हुई?
फैक्ट्री का मालिक जबरदस्ती ज्यादा माल पकड़ा देता है और फिर पैसे मांगता है। गाड़ी का टायर फट गया, उसके भी पैसे मुझसे मांग रहा है। आप उसके पास जाना ही मत। थोड़े दिन मजदूरी कर लो, फिर एक ई रिक्शा ले लेना। ई रिक्शा में पेट्रोल का खर्चा नहीं है और फिर अपना काम है। जब मन हो, जितना मन हो उतना करो, कोई सिर दर्द नहीं। अगले दिन सचिन फैक्ट्री नहीं गया और एक ठेकेदार के साथ मजदूर के रूप में काम करने के लिए कुछ दिन शहर से बाहर चला गया। उधर फैक्ट्री का मालिक कई दिन से सचिन का इंतजार कर रहा था। उसने एक आइसक्रीम बेचने वाले से पूछा, जो सचिन का पड़ोसी था। बंटी, सचिन कहाँ है? कई दिनों से इधर आया नहीं है। साहब, सचिन मजदूरी करने शहर से बाहर चला गया है। वो अब यहाँ नहीं लौटने वाला। अच्छा, तो मेरे पैसे मार कर भाग गया। कभी ना कभी तो लौटेगा ही, तब उससे पैसे वसूल करूंगा। मेरा नाम भी संगा रेड्डी है। मेरे पैसे मारना, ओखली में सर देना है। इतनी आसानी से वो मेरे प्रकोप से बाहर नहीं निकल पाएगा। सचिन कुछ महीनों बाद पैसे कमाकर घर लौटा। उसने एक नई ई रिक्शा खरीद ली। गीता ने नारियल फोड़ी और मोहल्ले में प्रसाद बांटा। प्रसाद बंटी के घर भी पहुंचा। लीजिए बंटी भैया, प्रसाद। हमारे घर नई ई रिक्शा आई है। बहुत अच्छी बात है भाभी, सचिन खूब तरक्की कर रहा है। बंटी ने जाकर फैक्ट्री के मालिक को ये बात बता दी। साहब, सचिन ने नई ई रिक्शा खरीद ली है। बहुत खुशहाली है आजकल उसके घर में। आज ही किसी को उसके घर भेजता हूँ। रात में एक आदमी सचिन के घर पहुंचा। सचिन, मुझे संगा रेड्डी साहब ने भेजा है। तुमने उनके पैसे नहीं दिए हैं। हिसाब करने के लिए साहब ने तुम्हें बुलाया है। मेरे पास संगा रेड्डी का कोई पैसा नहीं है। उसका माल मैं गाड़ी में छोड़ आया था और टायर के पैसे देना मेरा काम नहीं है। संगा रेड्डी से कह देना, अब मैं उसका गुलाम नहीं हूँ। संगा रेड्डी के आदमी ने जाकर सब कुछ संगा रेड्डी को बताया। जरा सी ई रिक्शा क्या खरीद ली तो सोच रहा है कि मेरे जैसा बड़ा बिजनेसमैन बन गया। बहुत अकड़ दिखा रहा है ना। मैं निकालता हूँ उसकी अकड़। उसे रोते हुए किसी दिन मेरे पास ही आना पड़ेगा काम मांगने के लिए। सचिन का घर पतली गली में था। ई रिक्शा वहाँ पहुँच नहीं पाती थी, इसलिए सचिन रिक्शा को रोड पर एक दुकान के सामने खड़ा किया करता था। आप ई रिक्शा को रोड पर खड़ा करके आ जाते हैं, अगर कोई उठाकर ले गया तो? कौन उठाकर ले जाएगा इतनी भारी रिक्शा को? और भी लोगों के वाहन तो वहीं खड़े रहते हैं रोड पर। जब उन्हें कोई डर नहीं तो मुझे क्या डर? और फिर मुझ गरीब का कोई दुश्मन भी नहीं है। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ और बच्चों के लिए गुलाब जामुन। संगा रेड्डी ने बंटी से चोरी छुपे पता कर लिया था कि सचिन अपना रिक्शा रोड पर कहाँ खड़ा करता है। संगा रेड्डी ने एक रात वाहन उठाने वाली क्रेन सड़क पर भेजी और सचिन का रिक्शा उठवा दिया। अरे ये ई रिक्शा उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं सरकार का आदमी हूँ। रोड पर खड़े वाहनों को हटा रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जुर्माना चुकाने के बाद वाहन वापस मिल जाएगा। ऐसा कहकर संगा रेड्डी का आदमी ई रिक्शा को उठाकर ले गया। काफी दूर जाकर वो एक हाईवे पर पहुंचा। हाईवे के किनारे ढलान पार करके एक तालाब था। क्रेन ने ई रिक्शा को ढाल पर छोड़ दिया। ई रिक्शा लुढ़कती हुई तालाब में जा पहुंची और डूब गई। अगले दिन सचिन सुबह सुबह रोड पर पहुंचा तो उसने देखा कि ई रिक्शा वहां पर है ही नहीं। उसने लोगों से पूछताछ की तो एक आदमी ने उसे बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस का आदमी ई रिक्शा को उठाकर ले गया है। सचिन ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुंचा। नहीं, हमने तुम्हारी ई रिक्शा नहीं उठाई है। लगता है कोई सरकार के नाम का इस्तेमाल करके तुम्हारा वाहन उठाकर ले गया। सचिन ने ई रिक्शा को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे अपनी ई रिक्शा कहीं पर भी नहीं मिली। सचिन ई रिक्शा को ढूंढते ढूंढते हाईवे तक पहुंच गया। वो कड़ी धूप में पैदल चल रहा था। सचिन को चक्कर आ गया। वो हाईवे के किनारे वाली ढलान पर गिर पड़ा और लुढ़कते हुए उसी तालाब के किनारे जा पहुंचा। रात तक सचिन बेहोश पड़ा रहा। रात में जब बारिश शुरू हुई
तो बारिश की बूंदों से सचिन को होश आया। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? सचिन ने देखा तालाब में कमल खिले हुए हैं और कमल के फूलों के अंदर आइसक्रीम भरी हुई है। सचिन ने एक कमल का फूल तोड़ा और आइसक्रीम खाकर देखी। आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है। ई रिक्शा तो अब नहीं मिलने वाली। अगर मैं इन कमल के फूलों को बेचूं तो मेरी अच्छी इनकम हो सकती है। सचिन अपने घर गया, एक बक्सा लेकर तालाब में वापस पहुंचा। उसने कमल के फूलों को बक्से में रखा और उन्हें उठा कर ले गया। अगले दिन सचिन ने उन आइसक्रीम से भरे कमलों को बेचना शुरू किया। आइए आइए, कमल के फूल में आइसक्रीम खाइए। लोगों ने कमल के फूलों में आइसक्रीम कभी नहीं खाई थी। बाजार में सचिन के पास भीड़ लग गई। इसी तरह सचिन रोजाना तालाब से आइसक्रीम वाले कमल ले आता और बेच देता। बंटी भी आइसक्रीम की गाड़ी लेकर बाजार में खड़ा रहता था, लेकिन उसकी आइसक्रीम नहीं बिक रही थी। बंटी, क्या हो गया? सारे लोग पूरा का पूरा माल वापस लेकर आ जा रहे हैं। क्या तुम माल बेच नहीं पा रहे? साहब, सचिन आजकल कहीं से कमल के फूलों में आइसक्रीम लेकर आता है। लोग वही आइसक्रीम खाना पसंद कर रहे हैं। मैंने भी खाकर देखी थी। उस आइसक्रीम का टेस्ट हमारे आइसक्रीम से कहीं ज्यादा अच्छा है और दाम भी कम है। अच्छा, तो ये बात है। सचिन मेरा धंधा चौपट कर रहा है। इस तरह तो फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो बंटी, मैं कुछ करता हूँ। एक दिन एक बूढ़ा आदमी सचिन के पास आया। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत सारी आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उस जगह पर ले चलोगे जहाँ से तुम ये आइसक्रीम वाले कमल के फूल लेकर आते हो? मैं वहीं पर आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। मेरे ऊपर दया करो, ये मेरी अंतिम इच्छा है। कुछ दिन पहले ही सचिन के पिता की मृत्यु हुई थी। उस बूढ़े आदमी में सचिन को अपने पिता दिखाई दिए। सचिन बूढ़े आदमी को रात में तालाब पर ले गया। ये देखिए अंकल, मैं यहीं से कमल तोड़कर ले जाता हूँ। अगली रात जब मैं आता हूँ तो यहाँ नए कमल आ जाते हैं। मैं नहीं जानता ये कैसे होता है, पर इन्हीं कमल की वजह से मैं पैसे कमा पा रहा हूँ। उस बूढ़े आदमी को संगा रेड्डी ने भेजा था। बूढ़े आदमी ने जाकर संगा रेड्डी को सब कुछ बता दिया। ठीक है अंकल, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। ये लो अपने पैसे और चले जाओ यहाँ से। किसी को उस तालाब के बारे में मत बताना। मैं अकेले ही उस तालाब पर जाऊंगा। संगा रेड्डी एक ट्रक लेकर उस तालाब पर पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई कमल दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या? यहाँ तो कोई कमल नहीं है। लगता है कमल तालाब के अंदर होंगे। संगा रेड्डी ने तालाब में डुबकी मार दी और अंदर चला गया। वो सांस रोककर काफी देर तक तालाब के अंदर कमल ढूंढता रहा। अचानक उसका पैर किसी चीज में फंस गया। संगा रेड्डी ने देखा कि उसका पैर सचिन की ई रिक्शा में फंस गया है। उसने अपने पैर को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपना पैर ई रिक्शा से नहीं निकाल पाया। संगा रेड्डी ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाया और पानी के अंदर ही बेहोश हो गया। उसका शरीर तालाब के ऊपर तैरने लगा। कुछ देर बाद सचिन तालाब में कमल लेने पहुंचा। उसने देखा तालाब में संगा रेड्डी का शरीर तैर रहा है। सचिन संगा रेड्डी की बॉडी को तालाब से बाहर निकाल लाया। काफी देर के बाद संगा रेड्डी को होश आ गया। रेड्डी साहब, आप यहाँ कैसे आए? संगा रेड्डी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर देना सचिन, मैंने ही तुम्हारी ई रिक्शा उठवाई थी। मैं तुम्हारे कमल चुराने आया था, लेकिन इस तालाब के अंदर डूबे तुम्हारे ई रिक्शा में ही मेरा पैर फंस गया और मैं पानी के अंदर बेहोश हो गया। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मैं बच नहीं पाता। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अपने अहंकार के कारण मैं पागल हो गया था। कोई बात नहीं साहब, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब आपको अपनी गलती का एहसास तो है। तुम्हारी आइसक्रीम के सामने मेरी आइसक्रीम नहीं टिकने वाली। मैं इस फैक्ट्री को बेचकर दूसरे शहर में फैक्ट्री लगाऊंगा। संगा रेड्डी शहर छोड़कर चला गया। सचिन कमल के फूलों में आइसक्रीम बेच कर काफी अमीर हो गया और उसने अपनी फैक्ट्री शुरू कर दी। ये कहानी है विमला आइसक्रीम वाली की। विमला अपनी आइसक्रीम के लिए मशहूर थी।
मुझे ऑरेंज फ्लेवर चाहिए और मुझे लेमन और मुझे तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए। हाँ हाँ, सबको दे रही हूँ। विमला के हाथ में हमेशा एक घंटी हुआ करती थी। जैसे ही वो घंटी बजाती, गली मोहल्ले के सारे बच्चे उसके पास भागे चले आते। इस शहर में एक आइसक्रीम की दुकान भी थी, लेकिन कोई बच्चा वहाँ नजर नहीं आता था। न जाने इस विमला ने बच्चों पर क्या जादू किया है, हमारी आइसक्रीम कोई खाता ही नहीं है। तभी विमला वहाँ से गुजर रही थी। अरे ओ विमला, बोलिए। ऐसा क्या खास है तेरी आइसक्रीम में? वो भला मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा छोड़, एक आइसक्रीम ही दे दे। आपके पास इतनी सारी आइसक्रीम है, वही खाइए। आइसक्रीम की दुकान वाला हक्का बक्का रह गया और विमला वहाँ से चली गई। अब दुकानदार सोच में पड़ गया कि कैसे वो विमला का कांटा निकाले। कोई तो रास्ता होगा इस विमला की बच्ची से निपटने का। अगले दिन फिर विमला ने रोज की तरह आइसक्रीम बना ली और आइसक्रीम बेचने निकल पड़ी। विमला की घंटी सुन सारे बच्चे उसी की ओर खींच कर चले आए। विमला ने एक एक करके सारे बच्चों को आइसक्रीम दी। आज विमला का व्यापार अच्छा चल रहा था। लगता है आज दोपहर तक सब आइसक्रीम खत्म हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। विमला ने भरी दोपहर में अपनी आखिरी आइसक्रीम बेची और अब वो खाली डिब्बा लेकर आइसक्रीम की दुकान के बाहर से गुजर रही थी। देखो, मेरी तो सारी आइसक्रीम बिक गई और मेरी सारी पड़ी पड़ी सड़ रही है। अब तुझे क्या पता कितना नुकसान होता है मुझे। काश मेरे पास भी कोई तेरी तरह होता जो घूम घूम कर आइसक्रीम बेचता। और तभी दुकानदार को एक युक्ति सूझी। सुन विमला, इसमें तेरा भी मुनाफा है और मेरा भी। वो कैसे? ये मेरी आइसक्रीम तू गांव भर में घूम घूम के बेच दे, मैं तुझे आधे पैसे दूंगा। कम से कम मेरा नुकसान तो नहीं होगा। विमला ने थोड़ा सोचा। वैसे सौदा बुरा नहीं है, लेकिन छोड़, ये ले। दुकानदार ने विमला को डिब्बे में अपनी आइसक्रीम भरना शुरू कर दिया और फिर विमला निकल पड़ी आइसक्रीम बेचने। और हमेशा की तरह बच्चों ने विमला से आइसक्रीम खरीदना शुरू कर दिया। शाम तक विमला ने सारी आइसक्रीम बेच दी थी। ये लो भाई, आज की कमाई। अरे वाह वाह, कितने दिनों से ये आइसक्रीम मेरी दुकान में पड़ी थी, तूने तो एक ही दिन में सारी आइसक्रीम बेच दी। ये ले तेरा हिस्सा। विमला को अच्छे खासे पैसे मिले और ये देख वो बहुत खुश थी। विमला अपने घर गई और आज वो खुशी से नाच रही थी। कुछ देर बाद उसके दरवाजे पे जोर जोर से ठक ठक होने लगी। विमला, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आई। विमला ने दरवाजा खोला और देखा कि बहुत सारे गांव वाले हाथों में लाठी लिए खड़े थे। अब्बा, क्या बात है? तुम हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रही हो। तुमने उन्हें कीड़े वाली आइसक्रीम खिलाई। नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ये देखो, ये तुम्हारी ही आइसक्रीम है ना? विमला ने वो आइसक्रीम देखी और उसे याद आया कि वो तो आइसक्रीम की दुकान वाली आइसक्रीम थी। वो तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम हमारे बच्चों की जान के साथ खेल रही हो। कल से गांव में तुम्हारी आइसक्रीम कोई भी नहीं खरीदेगा। सरपंच गुस्सा होकर वहाँ से चला गया और साथ ही सारे गांव वाले। फिर विमला वहीं बैठकर रोने लगी। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। कम से कम आइसक्रीम बेचने से पहले उसे देख तो लेती। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। बेवकूफ हूँ मैं। विमला को अपने लालच पर पछतावा हो रहा था, लेकिन बाद पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए बच्चों कहते हैं लालच बुरी बला है। जमुना एक बड़ी मेहनती और दरियादिल औरत थी। वो बहुत स्वादिष्ट कुल्फी बनाकर सुल्तानपुर में बेचती थी। कुल्फी बेचकर ही वो अपना पेट पालती थी। बच्चे उसकी कुल्फी को बहुत पसंद करते थे। कुल्फी ले लो, कुल्फी, कुल्फी ले लो। एक कुल्फी कितने की दी? 5 रुपया बेटा। मेरे पास तो 1 ही रुपया है। ठीक है, 1 रुपया ही दे दो। ये लो कुल्फी।
जमुना की दरियादिली देख उसकी सहेली थोड़ी परेशान हो जाती थी। जमुना, अगर तुम इतने सस्ते में कुल्फी बेचोगी तो तुम्हें बहुत घाटा होगा। तुम अपना घर कैसे चलाओगी? मुझे तो बस इन बच्चों को ये कुल्फी खाता देख ही खुशी होती है। जमुना को एक दिन सड़क पर गर्मी से परेशान एक कुत्ता मिला। जमुना ने उसे भी एक कुल्फी खिलाई। अब वो कुत्ता जमुना के साथ ही रहने लगा। जमुना कुल्फी बेचने जाती तो वो भी उसके पीछे पीछे गली गली में जाता था। जमुना की स्वादिष्ट कुल्फी धीरे धीरे पूरे सुल्तानपुर में प्रसिद्ध हो गई। सब बच्चे अब सिर्फ उसी से कुल्फी खरीदकर खाते थे। बच्चे उसे प्यार से जमुना मासी बुलाने लगे। जमुना मासी आ गई। पहले मुझे नहीं, पहले मुझे दे दो। अरे, एक एक करके आओ बच्चों, सबको कुल्फी दूंगी। आज बहुत सारी कुल्फी बनाकर लाई हूँ। जमुना की कुल्फियों की बढ़ती बिक्री से आइसक्रीम बेचने वाले हरिया को बहुत जलन होने लगी, क्योंकि अब सब बच्चे उसकी आइसक्रीम की जगह जमुना से कुल्फी खरीदने लगे थे। हरिया ने अपनी आइसक्रीम की बिक्री बढ़ाने का एक तरीका निकाला। अरे जमुना बहन, कब तक गली गली सर पर ये बोझा रखकर घूमोगी? एक काम करो, अपनी सारी कुल्फी मुझे बेच दिया करो। नहीं हरिया, मुझे खुद बच्चों को कुल्फी बेचना अच्छा लगता है। तुम्हारी मर्जी, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा काम आसान कर दूं। इसे कुल्फी बेचने से रोकने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। जमुना कुल्फी बेचने के लिए गांव में घूमती। वो कुत्ता भी उसके साथ ही घूमता। जमुना एक गली से गुजरते हुए कुल्फी की आवाज लगाती है। तभी हरिया साइकिल पर जमुना का पीछा करता है। मौका पाते ही मैं इसे धक्का देकर गिरा दूंगा, तो इसकी सारी कुल्फी बर्बाद हो जाएगी। हरिया जमुना को धक्का देने के लिए जैसे ही नजदीक आता है, वो कुत्ता उसे देख लेता है और उसकी साइकिल पर लपक कर उल्टा उसे ही गिरा देता है। हे भगवान, ये कुत्ते मेरा पाँव छोड़ दे। छोड़ 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 छोड़, बचाओ रे, अरे बाप रे, छोड़ छोड़, बचाओ बचाओ। हरिया किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। जमुना की कुल्फी बर्बाद करने के चक्कर में खुद उसकी बर्बादी हो गई। उस कुत्ते ने जमुना की कुल्फियां बर्बाद होने से बचा लीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और दया का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। जो दूसरों पर दया करता है वो कभी मुसीबत में नहीं फंसता। ये कबीर है, कबीर सिंह। कबीर सिंह है तो इंडियन, पर वो अपनी पढ़ाई करने यूएस आया है। आजकल कबीर सिंह परेशान है पैसों की कमी के कारण। हे कबीर, मैंने तेरे लिए एक नया जॉब ढूंढ लिया। अरे यहीं पास में एक बर्गर जॉइंट है, तू आज ही चला जा, वरना कोई और वो नौकरी पकड़ लेगा। नहीं नहीं यार, तू चिंता मत कर, मैं आज ही जाऊंगा। कबीर बर्गर जॉइंट में गया और उसे वो जॉब मिल गई।
और उसी दिन से उसने काम करना शुरू कर दिया। बर्गर्स बनाना उसे आता तो नहीं था, पर ये काफी आसान था। उसने बर्गर बनाना जल्द ही सीख लिया। योर ऑर्डर मैम। थैंक यू। कबीर सिंह खुश था क्योंकि उसे पैसे भी मिल रहे थे और मुफ्त का खाना भी। कुछ दिन कबीर सिंह के बहुत अच्छे भी थे, पर फिर वो ऊब गया। उसे ये बिना मसालों वाला खाना खाना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। अरे तुम लोग ये बिना मसालों का खाना कैसे खा लेते हो? Why? Don't you like this? नहीं, मैं बोर हो गया हूँ एक्चुअली। अगले दिन कबीर बर्गर जॉइंट आ ही रहा था कि उसका ध्यान मैगी पैकेट्स पर पड़ा। आज बर्गर के बदले मैगी खाता हूँ, कम से कम ये टेस्टी तो होगा। कबीर ने एक मैगी का पैकेट खरीद लिया। वो रोज की तरह बर्गर जॉइंट पर काम करने लगा। रात में जब जॉइंट क्लोज हुआ तो सारे वर्कर्स अपना अपना बर्गर बनाने लगे। वहीं कबीर ने अपने लिए एक मैगी बनाया और बड़े ही चाव से खाया। उस दिन से कबीर कभी बर्गर खाता तो कभी मैगी। वो खुश था। एक दिन बर्गर जॉइंट पे ज्यादा कस्टमर नहीं थे। कबीर फ्री था तो उसने सोचा कि वो कुछ नया बनाए। उसने अपनी बैग में से मैगी नूडल्स निकाला। Today again Maggie? What has happened to you, Kabir? अरे नहीं जी, आज मैं कुछ और बनाऊंगा। कबीर ने बर्गर से बन काटे और मैगी बनाई और फिर मैगी को बर्गर के पैटी मेकर मशीन में डाल दिया। उससे मैगी की पैटी बन गई। अरे ये तो बिल्कुल गोल है जी। वाह जी वाह, क्या बात है। कबीर खुश हो गया। उसने एक और मैगी की पैटी बनाई। Wow, this dish looks delicious. Even I want one. कबीर और उस फॉरेनर ने मिलकर मैगी का बर्गर बनाया और फिर खाने लगे। दोनों को वो बर्गर बहुत अच्छा लगा। Kabir, this is awesome. I want one more. कबीर ने एक एक और मैगी बर्गर बनाया। दोनों ने बड़े ही चाव से खाए। आज कबीर खुश था। उसने कुछ नया बनाया। कुछ दिन बीत गए और फिर बर्गर जॉइंट का मालिक कबीर के पास आया। उसने मैगी बर्गर की तारीफ सुनी थी और उसे भी मैगी बर्गर खाना था। कबीर ने उसके लिए भी मैगी बर्गर बनाया। This is good. Add this to the menu. I'll give you 10% commission. Well done, boy. ये सुनकर कबीर खुश हो गया। उसका मैगी बर्गर उस बड़े जॉइंट के मेन्यू में ऐड हो रहा था और तो और उसे 10% कमीशन भी मिल रहा था। अब तो मेरी पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाएगी और मुझे पैसों के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले कुछ महीनों तक कबीर मैगी जॉइंट पर काम करता रहा और उसे पगार के साथ साथ कमीशन भी मिलती थी। फिर कबीर ग्रेजुएट हो गया। उसकी पढ़ाई खत्म हुई और वो पंजाब वापस आ गया। यहाँ उसे बड़े होटल में मैनेजर की नौकरी मिल गई। कुछ सालों तक कबीर खुश था, पर उसे अपना कुछ बिजनेस करना था। एक दिन कबीर ऐसे ही सोच रहा था। ओए क्या बात है पुत्र, किस ख्याल में डूबा है? कुछ नहीं पापा जी, मेरी नौकरी तो अच्छी है लेकिन पता नहीं मैं खुश नहीं हूँ। मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है? तू अपना खुद का होटल खोल लेना। हाँ जी, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। इतनी अच्छी नौकरी है और पगार भी अच्छी है। देख पुत्र, इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका मन लगे। हाँ पापा जी ठीक कह रहे हो। तो मेरा मन तो बस मैगी बर्गर बनाने में लगता था। अरे तो बेटा जी सोच क्यों रहा है? मैगी बर्गर ही बनाना शुरू कर दे। वो तो ठीक है, पर कमाई नहीं हुई तो? अरे पुत्र, अगर ऐसे ही सोचता रहा ना तो मेरी उम्र होने के बाद पछताएगा कि पहले क्यों नहीं शुरू किया। अभी भी तेरे पास वक्त है। नौकरी का क्या है, वो तो वापस मिल जाएगी। हाँ ठीक है पापा जी।
कबीर के पापा जी ने उसको प्रोत्साहित कर दिया। अभी भी कबीर झिझक रहा था क्योंकि वो एक बड़े होटल का मैनेजर था जहां उसकी कमाई अच्छी थी, पर अब उसे सब कुछ पहले से शुरू करना था। खैर, उसने एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक दुकान रेंट पर ले ली और यहाँ अपना मैगी बर्गर का बिजनेस शुरू किया। ये कैसा बर्गर है? ये एक्चुअली मैगी का बर्गर है जो बहुत ही टेस्टी होता है जी। एक बार खाकर तो देखिए। ठीक है जी, खिलाओ। पहले कुछ दिनों तक कबीर की दुकान कुछ खास नहीं चली, पर फिर धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी। कॉलेज के बच्चे मैगी बर्गर खाने के लिए दूर दूर से आते। कबीर ने स्टाफ बढ़ा दिया और मैगी बर्गर में वैरायटीज डाली। चीज मैगी बर्गर, सेजवान मैगी बर्गर। फिर तो मानो कबीर की स्टॉल यंगस्टर्स का फेवरेट फूड जॉइंट बन गया। 6 महीने में कबीर ने एक और ब्रांच खोल दी और अगले 1 साल में 3 और नई ब्रांचेस। कबीर का मैगी बर्गर कमाल कर रहा था। कबीर ने अपनी पूरी फैमिली को काम पर लगा दिया। उसके सारे भाई, कजिन्स सब एक ही कंपनी में काम करते थे, बर्गर सिंह। महज 6 सालों में कबीर की बर्गर सिंह एक बहुत बड़ा फूड चेन बन गया। भारत के 30 शहरों में उसके ब्रांचेस खुल गए। अब कबीर और उसके पापा जी एक बहुत ही बड़ी कांच की बिल्डिंग में बैठा करते थे। पुत्र, याद है तुझे वो रात जिस दिन तू बहुत परेशान था? हाँ पापा जी, वो कैसे भूल सकता हूँ। अगर उस दिन आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज हमारा बर्गर सिंह नहीं होता।